बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और कहा था कि अगर आज इतवार तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आती तो फिर सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई थी उस पर अमल दरामद होगा। और आज स्पीकर की एडवाइस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान, सीनियर अरकान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में भी दो नए नाम इमरान खान साहब की हिदायत पर शामिल हुए हैं। एक तो सेनेटर हामिद खान साहब हैं और एक MWM के सेनेटर राजा अलामा नासिर अब्बास साहब हैं। अब ये मामला इस तरह है कि बैरिस्टर अकील साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबात के अंदर ये मुतालबा नहीं होगा, उसके बाद ये चीज़ें चलेंगी। दूसरी जानिब 26 नवंबर के मुकद्दमात अपनी जगह मौजूद हैं, 9 मई का मुकद्दमा अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बुनियादी मुतालबात हैं। पेशरफ्त का आगाज़ हो गया है। देखना यह है कि किसके क्या मुतालबात कल टेबल पर आते हैं और कल इसका इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के दरमियान बड़ा अदम एतमाद मौजूद है क्योंकि एक हुकूमत में है, एक अपोजिशन में है। इससे कबल 2018 में एक हुकूमत में थी, एक अपोजिशन में थी और दोनों के बड़े तल्ख बयानात एक दूसरे के हवाले से रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस इलेक्शन को नहीं मानती और जिस हुकूमत को नहीं मानती उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई है। और PMLN के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के रिसेंटली एहतजाज या बयानात या बयानबाजी की है उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बैठने को तैयार हो गई है। लेकिन दोनों जमातों के अंदर ये जो पेशरफ्त हो रही है इसमें अहम किरदार ये है कि अगर दोनों को एतमाद नहीं है जो हम माजी में देख चुके हैं तो फिर जमानती का किरदार कौन अदा करेगा और क्या किसी को जमानत भी सौंपी गई है कि अगर हम ये मुज़ाकरात करते हैं और इसमें कोई बात तय होती है तो कोई जमात उससे मुकरे ना या पीछे ना हटे और जो तय किया जाए उसके मामलात को आगे लेकर चल रहा है। एक और अहम मामला यह है कि कहीं दोनों जमातें, जो सवाल उठ रहा है, टाइम तो नहीं बाय कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 जनवरी का इंतजार तो नहीं है और हुकूमत को कहीं इंतजार तो नहीं कि जो मुकद्दमात इमरान खान पर चल रहे हैं उनके फैसले आने तक ज़रा टाइम बाय कर लिया जाए, एक टेबल पर बैठ लिया जाए और उसके बाद अगर फैसले खिलाफ आ जाते हैं इमरान खान के तो फिर शायद उनको इस टेबल की भी ज़रूरत ना पड़े। और अगर ये मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर हो रहा है तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। और हमारे पैनलिस्ट और इसी प्लेटफॉर्म से बार बार ये कहा गया कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तो अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आगे क्या होगा ये जान लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, अब ये मुज़ाकरात की बातें तकरीबन 2 हफ्ते से चल रही थी, अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है, अब हमें आगे क्या मंजरनामा नजर आएगा कल की डेट से आगे? खाकम बदहन, सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर, ये मेरा पहला होगा यानी तज्जिया और उसका ये पहला पॉइंट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हम ये इस नतीजे पे कैसे पहुँचे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं वो सारे अवामिल बताऊँ, 2 बातें क्विकली करना चाहता हूँ कि अभी तक की सूरत हाल जो है उसमें हुकूमत ने या PTI ने क्या खोया है और क्या पाया है। पहले वो 2 बातें करते हैं। PTI को पता चल गया है कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। उन्होंने अपने तमाम पत्ते जो हैं वो लगा लिए हैं, खर्च कर लिए हैं और कोई नतीजा नहीं निकला। उनमें से कोई एक चीज़ भी डिमांड उनकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाजा पहला जो है वो ये निकला नतीजा कि PTI ने मजबूरन अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और इसका नुकसान हुआ है उनको। क्या नुकसान हुआ है? वो जो एंटी गवर्नमेंट उनका बयानिया था, वो जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो क्या देख रहे हैं कि जिस हुकूमत को आप कह रहे हैं जी कि फॉर्म 47 की है उसके साथ अब आप बैठेंगे। तो एक तो पहली बात हुई ये। दूसरा ये कि हुकूमत को भी पता चल गया है कि PTI को कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस देनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से ये हुआ है, तब ये मुज़ाकरात की बात हुई है। तो ये तो हो गई 2 बातें। मैंने ये क्यों कहा कि सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर, वो इसलिए कि ज़रा थोड़ा माहौल तो देखिए। माहौल देखिए कि यानी ये जो हो गई कमेटी तश्कील हो गई, उधर से कमेटी तश्कील हो गई, अभी तक मुझे यही नहीं पता लगा कि बात क्या होनी है, किस चीज़ पे बात करनी है आपने। मुज़ाकरात का कोई एजेंडा होता है, वो एजेंडा क्या है? और फिर ये कि PTI को क्या चाहिए, क्या वो हुकूमत दे भी सकती है कि नहीं। सबसे बढ़ के अगर ये मुज़ाकरात का कोई भी एजेंडा है, उसकी सारी बातें मानी जाती हैं
तो दो बातें का जरा वो जवाब दे दीजिए मुझे कि क्या ये हो सकता है? क्या इन मुज़ाकरात से खान बाहर आ जाएगा? क्या इन मुज़ाकरात से 9 मई कैलेंडर से निकल जाएगा? लिहाजा 0 ज़रब 0 बराबर है 0। दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि वो जो एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत ये हमें पता लगा कि हुकूमत आई है, उसका क्या होगा? जिसमें कि एक जो है वो नौजवान इंतजार कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने की उसकी बारी है, और एक बहुत जीरक किस्म के जो हैं वो सियासतदान वो ये इंतजार कर रहे हैं कि सदारत तो अब उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, वो इस वक्त मदारस बिल में जो है वो मसरूफ है, लेकिन उनकी वो ख्वाहिश तो अपनी जगह पे है। एक सूरत हाल ये है। दूसरी तरफ ये है कि इनको, हुकूमत को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आपने जिस तरह गारंटी की बात की ना, सवाल ये है कि ये क्या ये बिल्कुल यानी लाइव होगा प्रोग्राम, हमें बताया जाएगा, हम देख सकेंगे क्या बात हो रही है, या इधर से एक स्पोक्स पर्सन आएगा मीटिंग के बाद, इधर से एक आएगा, वो बातें करेंगे। अब ये कुछ तय भी कर लेते हैं, अगर खाकम बदहन, मुझे नहीं नजर आ रहा कोई चीज तय होती हुई, लेकिन अगर ये कोई चीज तय भी कर लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि उस पर अमल दरामद होगा और 3 दिन बाद सूरत हाल बिल्कुल उलट नहीं हो जाएगी, डायमीट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री। साथ ही आपने ये सुना होगा कि मुज़ाकरात के लिए टीमें तो बन गई हैं, लेकिन कल से मरहलावार आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो रही है। तो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि ये अवाम के साथ एक निहायत संजीदा मजाक है, अब जब ये कमेटी इधर से भी तश्कील हो गई है तो मेरा इरादा थोड़ा सा बदल गया है कि ये संजीदा मजाक नहीं है, ये निहायत संजीदा और गहरा ये मजाक हो रहा है अवाम के साथ कि देखें क्या सूरत हाल तो देखिए। तो मुझे इसमें से कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, सवाए इसके कि पीटीआई ने कुछ पॉइंट स्कोरिंग अपनी कम कर दी है। हुकूमत ने यह बताया कि हम आएंगे, बिस्मिल्लाह करके आए। स्पीकर साहब फरमाते हैं कि मसाइल का हल निकलेगा, लेकिन स्पीकर साहब ने यह नहीं फरमाया कि किन मसाइल का हल निकलेगा। लिहाजा मेरी जो ओवरऑल आपकी असेसमेंट है इस मज़ाकरात की जो कल से शुरू हो रहे हैं, 0 ज़रब 0 हासिल 0। राव साहब, जिस तरह नजम साकिर साहब फरमा रहे हैं, लेकिन ज़राए से कल एक खबर चली कि एक मुलाकात शायद हुई है, बैकडोर राब्ता हुआ है, उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई सीनियर रहनुमा थे और 2 PMLN से थे या हुकूमत से थे, इसमें भी अब फ़र्क है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने रात को इसकी तस्दीक भी की कि हाँ एक मुलाकात इस हवाले से शायद हुई भी है। तो मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है, बाज़ाब्ता सबके सामने एक मुलाकात कल तय कर ली गई है। तो सवाल यह है कि हुकूमत क्या दे सकती है, क्या ऑफ़र कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऑफ़र कर सकती है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली के अंदर दाखिल हो गई थी जिसके बाद आखिरी ऑप्शन ये लगा? देखिए, अपोजिशन जो है ना, उसको बंद गली कोई नहीं होती उसके लिए। वो कुछ भी मुज़ाकरात कर ले, फिर लड़के बैठ जाए, फिर रूठ जाए, फिर एहतजाज शुरू कर दे, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दे। तो उन्होंने तो बयान ही देने होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं होती जैसी हुकूमत की होती है। हुकूमत ने बहुत सी चीज़ों को देखना होता है, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात भी होते हैं, अवाम भी होती है, उसमें आपकी मईशत भी होती है, आपके फिर इंटरनल डायनामिक्स जो हैं, स्ट्रेटजिक डायनामिक्स और पॉलिटिकल डायनामिक्स भी होते हैं। तो हुकूमत को बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलना होता है। अब इसमें जो सारी ये सूरत हाल हुई 2 साल से तकरीबन इलेक्शन के बाद से, मुज़ाकरात की दावत हुकूमत बार बार दे रही थी। अब कहते हैं कि जी पीटीआई ने उनका ब्लफ कॉल किया है। क्या वाकई उन्होंने ब्लफ कॉल किया है, या दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि पीटीआई ने सारे अपने जो तर्कश के तीर थे इस्तेमाल कर लिए, तो अब उसको ख्याल आया कि डायलॉग से ही शायद हल निकलेगा, तो इसलिए वो अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है। और प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे जब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात देखते हैं तो 1-2 दिन पहले से वो डाइल्यूट किया उन्होंने। फिर आज ये कहा जा रहा है कि जी आज की डेडलाइन थी तो हुकूमत ने कमेटी बना दी। तो अब इससे ये लगता है कि जैसे ये सारा बिल्डअप जो था ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, कि इस तरह से ये कहेंगे, उस तरह से वो कहेंगे, फिर करा के कमेटियाँ बन जाएंगी और ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ये ऑर्केस्ट्रेटेड ज़्यादा लगता है। नताइज क्या निकलेंगे उस पर मैं भी तकरीबन बदगुमान ही हूँ, कोई खुशगुमानी मुझे नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर साहब हैं, अगर हम उनको देखें
ये वो स्पीकर साहब है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद रुकवाने के लिए मखसूस नशिस्तों के अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, ख़त लिखे इलेक्शन कमीशन को। तो अगर स्पीकर साहब इतने सिंसियर हैं और मुल्क कौम की खातिर जिस किस्म के उन्होंने पिछले 2-4 दिनों में बयान दिए हैं, तो वो लेटर अपने वापस ले लेते, या इलेक्शन कमीशन को नया ख़त लिख देते कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला जो है वो आप इम्प्लीमेंट करें इलेक्शन कमीशन को, वो ये ख़त लिख देते। तो मैं समझता कि बड़े खुलूस से ये सारा काम हो रहा है। लग ये रहा है कि कुछ मजबूरियां हैं, को मजबूरी है, हालात उधर भी है इधर भी, जो एक है वो गाना, तो उस किस्म की सूरत मुझे लगती है। लेकिन हुकूमत के पास सीबीएम, राव साहब उस मजबूरी ने तो नहीं कहा कि इकट्ठे बैठ जाओ, तो ये सीबीएम क्वाइट पॉसिबल, जिस तरह से फैसला साजी होती है, हुकूमत कर रही है जिस तरह से फैसला साजी, उसमें तो यही लगता है कि वो फैसला भी इन्होंने कुछ मजबूरियों के पेश नज़र ही किया है। तो उसमें हुकूमत कर क्या सकती है, दे क्या सकती है? उसमें जो पीटीआई की तरफ से हम सुन रहे हैं कि 5000 कैदियों की फहरिस्त तैयार है, उसमें सबसे ऊपर इमरान खान साहब का नाम है। तो उसमें जो 9 मई के पर्टिकुलरली जो कह ले के कैदी हैं जिनको सज़ा हो चुकी है या जिनके अंडर ट्रायल हैं, तो उसमें तो हुकूमत के पास बड़ा अच्छा जवाब मौजूद है कि अब सज़ा हो गई है, आप अदालत में जाएं, अपीलें करें, अपना केस लड़े जाके, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से अगर आपको था तो वहाँ से तो केस अब बाहर आ गया, अब अपील में तो आपने दूसरी हाई कोर्ट में जाना है, तो आप उसको लड़े केस, तो वो उस पर तो कर सकते हैं। फिर रह जाता है उनका मुतालबा 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का और सियासी कैदियों की रिहाई का, जो बाकी सियासी कैदी है। अब 5000 की फहरिस्त दी जाती है, उसमें हुकूमत ये कर सकती है कि जो बुजुर्ग और ख़वातीन हैं उनके हवाले, यास्मीन राशिद साहिबा है जैसे, उनके हवाले से एंटाइटलमेंट उनकी तकरीबन बेल की बनती है, तो हुकूमत का वकील जो भी उनकी तरह एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हो, वो कहें कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है उनकी, अगर आप इनको कर देते हैं तो उस पर हो जाएगा। और ये ना हो पहले की तरह, अब मेरा ख्याल थोड़ा सा उसमें भी लीनियंसी आई है हुकूमत की तरफ से या स्टेट के जो एग्जीक्यूशन ब्रांच है जो कानून की, उनकी तरफ से, कि अब ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिहा हुए हैं तो उन पे नए मुकदमात नहीं बने, जिसमें बुशरा बीबी का सबसे यानी इम्पॉर्टेंट है कह लें एक केस, जिसमें उनको रिहाई हुई है तो उसके बाद अभी ज़मानतें भी उनकी एक्सटेंड हो गई हैं और उन पर कोई नया केस भी नहीं बन रहा। और जो इसका जो खबर जो अभी आई है, चल रही है कुछ देर से, कि शायद कल जो फैसला सुनाया जाना था तोशा खाना का, वो ताखीर का शिकार 190 मिलियन पाउंड, उसमें भी शुनीद ये है कि शायद जी 190 मिलियन पाउंड का, तो वो डिले भी हुआ है और बुशरा बीबी के लिए शायद नॉट श्योर, लेकिन शायद बुशरा बीबी को भी कुछ रिलीफ मिले। तो ये वो CBMs हैं जिनसे ये मामलात को आगे चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप मुल्क के लिए सोच रहे हैं, फिर तो PTI और हुकूमत दोनों को इस नुक्ता नज़र से बैठ के बात करनी होगी और वो आगे बढ़ेगी। अगर अपने अपने तय सारा करना चाहती है, हुकूमत डंग टुपाओ काम करना चाहती है और PTI अपने लिए रिलीफ मांग लिया, तो फिर ये मामला नहीं चलेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि अब ये तमाम चीज़ें मशरूत हैं, जो केसेस इमरान खान पर हैं या उनकी अहलिया पर हैं, और फिर जिस तरह अभी राव साहब ने भी जिक्र किया बाकी कारकुनान 5000 की एक फहरिस्त रेडी की गई है। कल एक फ़ैसला आना था अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, अब ख़बरें चल रही हैं कि शायद वो कल ना आए, लेकिन जुमे को ये अनाउंस हुआ था कि वो मंडे को फ़ैसला आ जाएगा, उससे भी मशरूत हैं ये मुज़ाकरात। तो क्या इन केसेस के फैसले, जो कि 9 मई का आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और 190 मिलियन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ श्योर है कि इमरान खान को सज़ा होने वाली है, तो ये भी इफेक्ट करेगा मुज़ाकरात को, क्योंकि बुनियादी नुक्ता तो यही है जिसमें रिलीफ मिल सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है जो फैसले आ रहे हैं, जो चीज़ें अदालतों में चल रही हैं, वो उसी तरह ही चलती रहेंगी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, क्योंकि अगर फ़ैसला फ़र्ज़ करें आ भी जाता है और उसमें अगर बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होती, तो मेरा ख्याल में वो चीज़ें वो कहेंगे कि ठीक है हमें इतना तो रिलीफ मिल गया है, क्योंकि वो इमरान खान साहब पहले भी कई दफ़ा वहाँ पे अडयाला जेल सुना गया है कि वो कहते हैं कि जो सज़ा देनी है, जो केस बनाना है वो मेरे ख़िलाफ़ बनाएं, बुशरा बीबी को आप निकालें, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं किसी मामले से भी।
तो मैं जो है वो जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। तो अगर बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होती और इमरान खान साहब को हो जाती है तो फिर भी मेरे ख्याल में उसको वो पॉजिटिवली देखेंगे कि ठीक है चले, ये भी अच्छी बात है। बाकी रही बात कि ये केसेस जब फैसला आ जाएगा, अगर सज़ा हो जाती है तो उस सज़ा पर फैसला, उस पर सज़ा मुअत्तल होने या ज़मानत का मामला जो है वो 1 मंथ में तय हो जाएगा, इसलिए वो इतना मैटर नहीं करता। जो मुज़ाकरात हैं वो चलते रहेंगे। एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि 9 मई 2023 तब से 8 फरवरी तक कोई पीटीआई का और गवर्नमेंट का कोई आमना सामना, कोई मुज़ाकरात, कोई चीज़ नहीं थी। 8 फरवरी से लेकर अभी दिसंबर तक भी कुछ भी नहीं था। तो अब पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हुकूमत ने भी और पीटीआई ने भी मुज़ाकरात पर एग्री कर लिया है। अब ये मुज़ाकरात कितने फ्रूटफुल होंगे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हुकूमत के पास बहरहाल मैं ये समझता हूँ देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है, क्या हुकूमत के अपने तौर पर भी उन्होंने कोई इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई है या कोई मुशावरत का कोई अमल हुआ है? क्योंकि कमेटी में देख रहे थे कि तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें मुस्लिम लीग नून के 3 जो है वो मेंबरान मौजूद हैं। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं, खालिद मकबूल सदीकी MQM से भी हैं, जो अब्दुल अलीम सदीक खान हैं वो हैं, चौधरी सालिक हैं वो काफ लीग से। तो ये अलग अलग मतलब जो इत्तेहादी हुकूमत है उस तमाम को इसमें नुमाइंदगी जो है दी गई है। तो क्या उनके अपने तौर पर भी कोई मुशावरत हुई है कि हमने क्या किस पे बात कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते, और क्या लेना है और क्या नहीं लेना, क्या जो वो दे सकते हैं हम? तो इस पे मेरा ख्याल में उन पे कोई जो इतलात तो यही है कि अभी तक गवर्नमेंट की भी आपस में कोई मुशावरत नहीं हुई। जब पीटीआई की जानिब से कल स्पीकर जो उन्होंने इजलास बुलाया है, कल वो बैठेंगे तो इनकी जानिब से कोई चार्टर ऑफ डिमांड या कोई भी चीज़ उनके सामने रखी जाती है कि ये हमारी डिमांड्स हैं, तो इन पे जो है वो हमने बात करनी है, तो उस पे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे बज़ाहिर लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 8 फरवरी, आप ये कहें ना कि 8 फरवरी इलेक्शंस को आप जो है वो करके प्रूव तो हमें जो है वो घर भेज दें, बल्कि वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें जेल भेज दें और आप जो है वो हुकूमत में आ जाएं, ये नहीं होने वाला। तो ये बज़ाहिर लगता भी ऐसे है कि बहुत जल्दी तो हमें ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन देने के लिए क्या है, कोई ले दे क्या हो सकता है? अगरचे वो अगर मेरिट पे बात की जाए तो वो भी बनता तो नहीं है, लेकिन हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि अगर हुकूमत कहे कि ठीक है हम गवर्नमेंट में हैं, आप हमें मान लें और हम इसके अगेंस्ट आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं, हम स्पीकर जो लिख देते हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर दें, हम मखसूस नशिस्तें आपको दे देते हैं। हुकूमत के लिए भी मतलब ये पीटीआई भी कह सकती है, अगरचे उनका अभी आइडिया नहीं कि वो क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि कोई ले दे जो है वो किसी न किसी उस नुक्ते पर जाकर हो सकती है। रही बात इमरान खान साहब की, आज से 2 रोज पहले भी या पिछले हफ्ते भी हमने जब बात की थी तो मैंने यही पॉइंट दिया था कि सिर्फ इस पॉइंट पे अगर हुकूमत मान जाए कि आज के बाद हम कोई नया केस नहीं बनाएंगे, पुराने केस अदालतों से हल हो जाए, तो मेरा ख्याल में इस पे भी वो राजी हो जाएंगे कि ठीक है हम जो है वो अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं, आप मजीद कोई केस जो है वो ना बनाए इमरान खान साहब के खिलाफ। बाकी उनके जो कारकुनान हैं, उन्होंने 5000 की कोई तादाद दी है कि इतने कारकुनान गिरफ्तार हैं या उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनमें से मैक्सिमम को गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम की हद तक कोई ना कोई फैसला कर सकती है उनके रिहा करने का, कि कोई अगर एहतजाज 144 या अभी 26 नवंबर में कोई हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, तो उनकी हद तक गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसला कर सकती है। मतलब बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दे सकती है। गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है, हुकूमत होती है, सब कुछ होता है, देने के लिए बहुत कुछ है, और जो अपोजिशन होती है उसके खोने के लिए कोई चीज नहीं होती। वो फिर सड़कों पर आ जाएंगे, फिर सिविल नाफरमानी और सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव स्टेप है। कंक्लूजन क्या होगा, एंड क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो मेरे ख्याल में मुल्क में आया है और इस्तेकाम की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर दोनों फ्रीक कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ेगा दोनों फ्रीकैन को, तो तब भी जाकर किसी आप मुआहदे पर जो है वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी बहस हुई है इस पर, और अब देखते हैं कि होता क्या है। क्या वाकई ही वसीतर मफाद के लिए दोनों एक एक स्टेप पीछे हट के हाथ मिलाते हैं और आगे पाकिस्तान को जिन मसाइल का इस वक्त सामना है उनको इकट्ठे लेकर चलते हैं, या फिर कल पहला और आखिरी दिन भी हो सकता है। अब ये कल ही पता लगेगा इन मुज़ाकरात के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर D8 समिट एक इजलास हुआ और उसमें 8 ममालिक होते हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, मलेशिया और नाइजीरिया है। इस इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत की, गज़ा के हवाले से भी बात की। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन्स पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और उन मुलाकातों को आलमी मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है। उसमें से एक मुलाकात जो सबसे ज़्यादा अहम रही है वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, जिसको पूरी दुनिया ने कवर किया है। और हमें पता है बांग्लादेश के साथ हमारा एक माजी है, वो हमारा हिस्सा था, उसकी वजह से भी उसकी बड़ी अहमियत है। फिर इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है। इंडिया में मुतअद्दिद जगह लिखा गया है कि बांग्लादेश 2.0, इंडिया आउट, पाकिस्तान इन, और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े बेहतर हो रहे हैं। अब इस किस्म के समिट से या इस किस्म के इत्तेहादों से पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है, जहाँ पर अंडर डेवलप्ड नेशंस इकट्ठे होते हैं और वो अपने मामलात को, अपनी तिजारत को, अपनी सकाफ़त को, अपनी टेक्नोलॉजी को, उसके साथ साथ इंसानी तरक्की, ज़राअत, तवानाई, माहौलियात और सेहत, इन तमाम शोबों को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के लिए जो मौक़े पैदा कर सकते हैं वो करते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने अचीव किया इसमें, और साइड लाइन्स मुलाकातों से क्या आने वाले दिनों में फ़र्क पड़ने वाला है, ये जानेंगे। राव साहब, D8 का ये इजलास और इसमें पाकिस्तान इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदा उठा सकता है, और वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातों के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, जितने भी ये फोरम होते हैं ना, जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आपको हाईएस्ट लेवल पे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, यकीनन उसमें आप अगर प्रॉपर तैयारी करके जाएं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपना एम, ऑब्जेक्टिव क्लियर रख के जाएँ कि किस मुल्क से आपने क्या बात करनी है, मीटिंग किस तरह की आपकी अरेंज होगी, किस लेवल पे होगी, और आपने किस किस तरह से ये मामलात को लेके आगे चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीनन जो बांग्लादेश के हवाले से हमारे आपने जैसे बताया जो रिपोर्ट हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और लेकिन मैं एक और पहलू से इसको देखता हूँ। हम अमेरिका की मोहब्बत में इतने ज़्यादा यानी डूब गए कि हमने और कुछ देखा ही नहीं दाएँ बाएँ, अपने ख़ित्ते पे कभी नज़र ही नहीं डाली कि हम अपने ख़ित्ते में भी हमें ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। और जब अमेरिका की तरफ से गर्म हवाएं चलती है, अचानक हमें ख्याल आता है कि ओहो, हमने तो समुंदर पार, 7 समुंदर पार दोस्ती लगा के बड़ा नुकसान उठाया। ये पहली अफ़गान जंग के बाद भी हुआ और दूसरी अफ़गान जंग के बाद भी हुआ। तो ये दोनों बांग्लादेश के मामले पर हमें बार बार धोखा खाते रहे जी। बांग्लादेश के मौके पर भी वो बहरी बेड़ा पहुंचा ही नहीं, वो चला था जो वहाँ से। तो हमें ये हमारी जो रीजनल अप्रोच है ना, ये शुरू से ही रखनी चाहिए थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द रूस है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, ईरान है। तो आपके फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी आपके यानी हम एक मजहबी उससे धागे से यानी मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं, तो वो भी एक है। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए था और रखना चाहिए है। अभी भी हमारे पास यानी ये अपॉर्चुनिटीज़ बहरहाल मौजूद रहती हैं। चीन के साथ तो हमारे बहुत अच्छे मरासिम रहे हमेशा से, बाकी भी इतने बुरे नहीं, लेकिन हम फोकस सस्टेनेबल और कंटिन्यूस समय एंगेजमेंट्स वो रखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के साथ भी रखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेडिशनली जो है वो अप डाउन रहा, क्योंकि अवामी लीग जो है वो शाकी थी पाकिस्तान के यहाँ के जो हुक्मरान थे उनके रवैये के हवाले से। और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो वही सूरत हाल, वहाँ पे वो सारी नफरत जो पाई जाती थी अवामी लीग के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब भी उनकी हुकूमत आती है तो कोई ना कोई मसले मसाइल हमारे लिए रहते ही हैं। लेकिन जो रिसेंट जो हमारा जो कह ले कि तनाव हुआ वो 2015 के बाद से हुआ, जब जमात इस्लामी के कायदीन को वहाँ सज़ा दी गई। उस पर पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया, फॉरेन ऑफिस की सतह पर जो रिएक्शन आया, उस पर उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद हमारे वहाँ इमरान सिद्दीकी साहब थे उस वक्त एम्बेसडर, उन्होंने काफ़ी काविश करके मुलाकातें करके अवामी लीग के लीडर से, इवन हसीना वाजिद से भी मुलाकात की और इमरान खान साहब से उनकी टेलीफोन कॉल हुई। फिर वीज़ा फ्री हमने उनको वीज़ा की पाबंदियाँ ख़त्म की, तो थोड़े से मामला बेहतर हुए। लेकिन खालिदा ज़िया की हुकूमत जब भी रही उस वक्त हमारे अमूमन बहुत अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ रहे। लेकिन हमें स्पेसिफिक किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए।
हमें बांग्लादेश से हमारा एक ताल्लुक ऐसा है, इंटरनेशनली भी जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनके बांग्लादेशी पाकिस्तानी बहुत सी जगहों पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, राब्ते अभी भी हैं, अभी रिश्तेदारियां भी हैं, तो हमें इन पे कैपिटलाइज करना चाहिए। और अभी ये मौका ये जो आया है जिस वक्त भारत को थोड़ा आइसोलेट हुआ है खित्ते में, इस मौके से तो हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें आजकल की बात नहीं करनी चाहिए, महीने बाद फिर देखें, फिर 4 महीने बाद देखें, हमें इसमें एक पूरा लाया अमल तैयार करना चाहिए और कंटिन्यूस एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ रखनी चाहिए ताकि हम इस बुनियाद को ज़्यादा मजबूत कर सकें और इस मामला को आगे बढ़ा सकें। ठीक है नजम साकिब साहब, क्योंकि हमने देखा पिछले महीने दहाइयों बाद पाकिस्तान का एक बहरी बेड़ा वहाँ पर लंगर अंदाज हुआ, कंटेनर्स लेकर वहाँ पर गया। फिर आलमी मीडिया पर जब मैं इसको देख रहा था तो वहाँ पर लिखा गया था कि 1971 को बुलाकर नए टर्म्स के ताल्लुकात को उस्तवार किया जा रहा है। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब नई हुकूमत बांग्लादेश के अंदर आएगी अब इलेक्शन के बाद, तो न्यू दिल्ली से पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद का दौरा हो सकता है? देखिए, नई हुकूमत बांग्लादेश में आती है तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मैं जितना जानता हूँ बांग्लादेश को, मेरी वहाँ पे पोस्टिंग भी रही है और मैं डॉक्टर यूनुस साहब से 2-3 दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई है, मैं इनको जानता हूँ। मेरा तज्जिया ये कहता है कि अगले हुकूमत अगर आती है तो अवामी लीग का तो कोई चांस नहीं है। ऐन मुमकिन है कि जो खालिदा ज़िया हैं उनके साहबजादे शायद यानी फोर फ्रंट पे आपको नज़र आएंगे और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। देखिए, जिस मुलाकात की साइडलाइन की आपने बात की है उसमें 3 बहुत अहम बातें हुई हैं और उससे पता चलता है हमें कि आइंदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का रुख क्या होगा। इससे पहले कि वो बताएं, पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक एज वी स्पीक तो क्या हो चुका है। देखिए, वो जो कंसाइनमेंट्स यहाँ से जाती थी ना, उनकी 100% जो इंस्पेक्शन है वो हटा दी गई है। बांग्लादेश एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक डेस्क होता था, नेशनल सिक्योरिटी डेस्क, वो जो पाकिस्तान के लिए खास तौर पे था, वो हटा दिया गया है। वीजा के लिए जो क्लियरेंस वाला हिसाब किताब था उसमें जो इजाफी शराइत थी वो खत्म कर दी गई हैं। ये उस मीटिंग से पहले की बात बता रहा हूं। उस मीटिंग में जो 3 बातें हुई उनमें से पहली बात जो डॉक्टर यूनुस ने की, और जाहिर है इस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां के, उन्होंने कहा जी कि सार्क को फाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो कि सबसे ज्यादा अहम मेरे नजदीक है कि 1971 से वाबस्ता जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना बड़ा जरूरी है, द टाइम हैज कम। तीसरी बात उन्होंने की कि इक्तिसादी ताल्लुकात जो हैं उनकी तरफ हम फोकस करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात होगी और ट्रेड की बात होगी। क्विकली आपको बता देता हूं, जहां तक सार्क की बात है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ में नहीं है। उसमें चूंकि मेजर किरदार जो है वो इंडिया का है और वो पार्टी स्पॉइलर है, वो शुरू से ही पार्टी स्पॉइलर है और वो स्पॉइल करेगा। और नजम साकिब साहब, ये लास्ट टाइम जब सार्क का इजलास हुआ था पाकिस्तान में तो इंडिया नहीं आया था, पाकिस्तान ऐसे ही था? नहीं, वो तो सार्क हमने करवाई थी 12वीं सार्क समिट, उसमें तो वाजपेयी साहब तशरीफ लाए थे और उनका पूरा का पूरा डेलीगेशन जो है हमने इधर एक यानी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहराया था। लेकिन उन्होंने, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने आखिरी वक्त तक हमें यानी इसी में रखा कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ओके। और वो मुझे याद है कि सिर्फ 8 दिन रह गए थे तो रियाज कोकर साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं यार साकिब ये कुछ होने लगा है तो तैयारी करो। तो हमें सिर्फ 8 दिन मिले थे कि अब वाजपेयी साहब आ रहे। तो वो तो पार्टी स्पॉइलर है, उसने तो स्पॉइल करना है। हालांकि सार्क का जो चार्टर है ना वो ये बिल्कुल क्लियरली बताता है कि दो तरफा ताल्लुकात की बात नहीं होगी, आपके जो सियासी यानी मामलात हैं, जो तनाज़ात हैं, वो इसमें डिस्कस ही नहीं होते। सिर्फ ये कि चूंकि पाकिस्तान में सार्क होनी है, पाकिस्तान का नाम आएगा, लिहाजा ये इस तरह क्रिकेट के बारे में कर रहे हैं। लेकिन जो कि 1971 के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि डॉक्टर यूनुस ने बड़े क्लियर वर्ड्स में बताया है, मेरा ये ख्याल है कि अगर इन पे हम बात शुरू करते हैं और फिर इक्तिसादी ताल्लुकात आते हैं तो कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसकी बुनियाद पे ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो उनके ताल्लुकात में गर्मजोशी जो है वो किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचे। इस वक्त ही आखिरी बात देखिए, हसीना वाजिद का दौर चला गया, जालिमाना दौर। ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश कोई इंडिया का हिस्सा था। हसीना वाजिद चली गई है तो ऐसा नहीं है
कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान बन गया है। ये जरा गलतफहमियां हमें दूर करनी चाहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मुमकिन तौर पर अब एक स्केजुअल भी हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को। वनडे सीरीज़ होगी ये, और एक्सपेक्टेड तौर पर 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान इंडिया का मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब यूएई कर लिया गया है। फाइनल 9 मार्च को होगा। तो इस पर बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ग्राउंड्स की तामीर व मरम्मत भी जारी थी। फिर अपनी टीम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इसी में उलझे हुए थे कि हो पाएगी नहीं हो पाएगी, भारत क्या डिसीजन लेता है। फिर भारत के अंदर खुद बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके बोर्ड को भी और हुकूमत को भी, जिस किस्म का पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने अपनी जीत वहाँ पर यकीनी बनाई। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम बातें हम बड़ी डिटेल से डिस्कस की हमने, ये जो हैपनिंग होती रही, और इस खुशखबरी को भी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जिन 11 खिलाड़ियों ने या 15-16 के स्क्वाड ने वहाँ पर खेलना है, उनके हवाले से कि उनकी तैयारी आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर इसमें वनडे सीरीज़ जो हमारी गुज़र गई हैं उसको देखते हुए। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, ये भी मैं खबर शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये 8 टॉप की टीमें हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये भूल जाते हैं कि पता लगे जी कौन सी 8 टीमें हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जी, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका याद रहे कि 1998 में जब ये शुरू हुई थी ना आपकी ये चैंपियन ट्रॉफी, तो पहली ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ने, हांसी क्रोनिया उस वक्त जो है उनका वो कैप्टन था। फिर अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, यानी इसका मतलब ये जिम्बाब्वे नहीं है, वेस्ट इंडीज नहीं। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं कि इस वक्त मौजूदा चैंपियन कौन है उसका ट्रॉफी का। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो जो 2017 में हुई थी, जो सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने वो ट्रॉफी जीती थी, इस वक्त हम दिफाई चैंपियन हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसकी तारीख देखें अगर आप, तो आपको पता लगता है कि कोई भी दिफाई चैंपियन जो है वो दोबारा नहीं बना। तो फिर हमने बताना है ना कि जी हमने तारीख तो हम बनाने वाले हैं। तो मेरी तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान ये मैच, ये ना सिर्फ मैचेस जीतेगा, इंडिया से तो जीत रही है, ये ट्रॉफी जीतेंगे इंशाल्लाह, और दिफाई चैंपियन जो है वो एक दफ़ा फिर से अगले 4-5 साल के लिए चैंपियन बनेगा। 2 जावियों से हम इसको देख सकते हैं, इस चैंपियन ट्रॉफी को क्विकली बताता हूं। पहला जाविया है बहसियत एक मेजबान के, और उसमें हमने ये देख लिया कि मोहसिन नकवी साहब और पूरा बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। तमाम आपके स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं, और कुछ नए वेन्यूज़ का भी पता लग रहा है। सिक्योरिटी के भी हिसाब किताब, अभी हमने SCO करवाई है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें हमने देखा कि किसी किस्म का किसी चिड़िया ने पर नहीं मारा, लिहाजा इंतजामात की हद तक तो 100% आप समझिए तसल्ली रखिए। अब आते हैं जिस पर आपने सवाल किया है कि आपने टाइटल का दिफा करना है तो टीम क्या होगी। तो मैंने जो खासतौर पर पिछले आप 4-5 सीरीज देखे ना वनडे की, तो मुझे सिर्फ 2-3 चेंजेस उसमें चाहिए और आपकी टीम पूरी है। पहला चेंज मुझे ये चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक को आप 12वें खिलाड़ी रखें प्लीज़, और इसको जो पहले जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी का वो जो चैंपियन था ना फ़खर जमान, उसको प्लीज़ लेके आए वापस, उसको माफ़ कर दें। अभी अगर वो आप देखें ना जो मैचेस खेल रहा है वो, कल उसने 49 किए हैं और ऐसे ज़बरदस्त 49 किए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अब्दुल्ला शफीक को ज़रा नीचे लेके आएँ, और ये जो आपका माना हुआ घोड़ा है इसको ऊपर लेके आए। और ये जो है ना कि जी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारे पास तो सईद अनवर और वो जो था आमिर सुहेल बेहतरीन था, और दोनों खब्बे थे। अच्छा, दूसरा ये कि इरफान खान नाम का एक नौजवान है, उसको आप 6 या 7 पे तो उसको पक्का कर लें। उसकी जो टेम्परामेंट नजर आई है, उसकी जो टेक्निक नजर आई है, मेरा यानी तज्जिया ये कहता है कि उसको आप पक्का कर लें। इसके अलावा कामरान गुलाम तो पक्का हो गया ना, ये जो इसने यानी 60+ किया है जी। तो आपने सिर्फ ये 2 चेंजेस करने हैं, एक को पक्का कर लें इरफान खान को, और फ़खर जमान को वापस ले आए, बाकी आपकी टीम। आखिरी बात इस वक्त की, अगर आपकी ये टीम बनती है और वो अपना 100% देती है, तो ज़ौक़ यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान को इनमें से कोई टीम भी, कोई मैच भी हरा नहीं सकती है।
राव साहब, इससे पहले हम जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में देख चुके हैं, रीसेंट पास्ट के अंदर बात करता हूँ, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। 2008-9 के बाद से बड़ी मेहनत की, सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान के फैंस ने, तो वो एशिया कप था और उसमें भी जो बड़ी टीम थी वो बांग्लादेश पाकिस्तान खेल रही थी। तो अब इतना बड़ा टूर्नामेंट होना, हम तो इसी चीज़ में एक्साइटेड हैं कि ये सारी टीमें इकट्ठी पाकिस्तान खेलेंगी। अपनी अपनी हैसियत में वो इनफरादी में आकर खेल चुकी हैं। तो आपको क्या टीम लगती है अच्छी होनी चाहिए और इंतजामात भी मुकम्मल हो जाएंगे तब तक? इंतजामात का है। कल भी मैं देख रहा था, मोहसिन नकवी साहब शायद कराची में थे, स्टेडियम का विजिट उन्होंने किया, तो वो 1 महीने तक कह रहे ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तो आगे महीना ही रह जाएगा, उसमें बाकी इंतजामात देखें बड़े डाउटफुल है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 स्टार होटल का भी हम ऑक्शन करने जा रहे हैं, प्लॉट है उनका मौजूद। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक्टिविटी जो शुरू हुई है सारी क्रिकेट की, जो श्रीलंका के वाक़े के बाद, और ये क्रेडिट भी हमारे खिलाड़ियों को देना चाहिए। हम पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत कम क्रिकेट खेलने को मिली है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर हम थोड़े से कमज़ोर रहते हैं उस हवाले से। और पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ भी ऐसी विकटें होती हैं, तो बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए इनको कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद अवे सीरीज़ खेली, दूसरी जगह पर होम सीरीज़ जाके खेली, दुबई में खेली, इंग्लैंड में खेली, तो उससे बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेटर्स जो हैं वो एक से एक बेहतरीन क्रिकेटर हमारे पास आया है। तो जहाँ तक इस बात है खिलाड़ियों की, फ़ख्र की बात अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास एक इन फॉर्म बैट्समैन है वनडे का ओपनर, और उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इमामुल हक की। मुझे नहीं समझ आई कि उसको क्यों बाहर रखा गया इमामुल हक को। वनडे में बेहतरीन आपका टॉप जो 1-2 आते हैं ओपनर, उनमें है वो, उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं वनडे सीरीज़ में, उसको क्यों बाहर रखा गया है? क्या कोई पॉलिटिकल रीज़न है या कोई और वजह है? फ़ख्र की वजह ये है, मेरा ख्याल है वो कंसीडर भी हुआ है, उसका कोई इलनेस का इशू चल रहा है, वो ट्रीटमेंट में है, खेल तो रहा है वो, लेकिन वो कुछ सीरियस था। रिजवान ने भी उसको पॉइंट आउट किया था जब उससे पूछा गया अभी रिसेंटली, तो वो था। जहाँ तक हमें अभी मौका बड़ा अच्छा मिला है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, मैं कहता हूँ इसका भी क्रेडिट देना चाहिए बोर्ड को। शेड्यूल इस तरह से हुआ है कि हमें वनडे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिली है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ हमें प्रैक्टिस का मौका मिला है, और आगे टेस्ट सीरीज़ हम खेल रहे हैं, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ और वनडे में आप कह लें 18-20 का ही फ़र्क होता है, और आपको एक अच्छी इनिंग्स बना के खेलनी पड़ती है, तो वन टेस्ट में भी और वनडे में भी। तो इसमें हमें बड़ा अच्छा है, और उसमें साइम अयूब बहुत आउटस्टैंडिंग निकला है, ओपनर के तौर पे भी, बॉलर के तौर पे भी, फील्डर के तौर पे भी। वो अब इनिंग्स बनानी उसको आ गई है, वो इनिंग्स बनाता है, बेस बनाता है, फिर खेलता है। फिर सलमान आगा आपको मिडिल में मिल गया, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए, आखिर तक मैच को ले जाने के लिए। और कामरान गुलाम की तो क्या बात है, वो जहाँ रन रेट आपने ऊपर नीचे होता है वहाँ आपको बड़ी अच्छी उसकी सपोर्ट मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाहीन वापस आ गए फॉर्म में, इरफान नियाजी आपके पास हैं, तो हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका मिला। इब्रार आ गया आपके पास, स्पिनर बड़ा अच्छा, तो हमें अच्छा कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका मिला। उम्मीद बहुत है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और जीतना भी चाहिए। लेकिन यह कि अच्छा परफॉर्म भी करें, ये कौम थोड़े पे भी खुश हो जाती है, लेकिन कम से कम क्रिकेट अच्छी तरीके से खेलें, हमें मायूस ना करें। ठीक है साकिब रशीद साहब, इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं क्रिकेट अच्छी ही होगी। हम तो ज़्यादा खुश इस बात पे भी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पूरी दुनिया में इससे क्या मैसेज हम भेजेंगे और क्या भेज सकते हैं कि हम किस किस्म के इंतजामात करें, क्योंकि ये तमाम लोग सफ़ीर बन के आएंगे अपने मुल्कों में के, और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे। बिल्कुल, बड़े तवील अरसे के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान में वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड कप टाइप का जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी, एक वर्ल्ड कप, तमाम की जो आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये भी वर्ल्ड कप की तरह, मतलब एक पूरी दुनिया की टॉप की जो टीमें हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो वो मौका है। और यहाँ पे जो तैयारियाँ हो रही हैं वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, कज़ाफ़ी या अपना कराची में जो तैयारियां हो रही हैं वो भी बेहतरीन है। अब हमें दुआ ये करनी चाहिए कि जिस तरह एससीओ यहाँ पे हुई बड़ी कामयाब रही, ये इवेंट भी कामयाब रहे। बाकी रही बात के जो भारत के मैच हैं वो दुबई में अब जो शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जो मैचेस हैं वो होने हैं दुबई में। पहले ये बताया जा रहा था कि कोलंबो भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दुबई में तय पाए हैं। 20 को जो है वो मैच होना है, फिर 23 को पाकिस्तान और भारत का मैच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच
मैच है, लेकिन होगा ये दुबई में ही। अच्छा, ये दुबई के मैचेस जो है वो आईसीसी ने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जो है वो इस हवाले से को $5 मिलियन जो है वो दिए हैं कि जो एक्स्ट्रा जो खर्च होना है, क्योंकि सारे शेड्यूल यहाँ पे थे। आगे चलकर जब अगर भारत सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचता है चैंपियन ट्रॉफी के, तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा से वो दुबई में जो मैच कराने के हवाले से उसका शेड्यूल फिर उस लिहाज से आएगा। राइट, हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगाह। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।